नारायण। भारत के मूर्धन्य राजनेताओं का ध्यान मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकृष्ट करना उचित समझता हूँ। सावधान। भगवान राम और भरत भी, श्री कृष्ण और दामा भी आपस में पक्ष विपक्ष बनकर कबड्डी आदि खेल खेलते थे। इन स्थलों में विपक्ष का अर्थ विरोधी नहीं होता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में लगभग 40 वर्षों से विपक्ष का अर्थ विरोधी दल हो गया है। जिसकी सरकार केंद्र या प्रांत में होती है उसमें यह सहिष्णुता नहीं होती कि वह विपक्ष के ग्रहण करने योग्य सुझावों को सहृदयतापूर्वक माने। विपक्षी दलों में यह सहिष्णुता नहीं होती कि केंद्र या प्रांत में जिसकी सरकार है राष्ट्र के हित में, उत्कर्ष में उसके द्वारा उठाए गए कदम की वे सराहना करें। पक्ष विपक्ष को अपना विरोधी मानने लगा है, विपक्ष जिसका शासन है उसको अपना विरोधी मानने लगा है, या देश के हित में नहीं है। साथ ही साथ यह समझने की आवश्यकता है कि सद्भाव पूर्वक सहानुभूति पूर्ण संवाद के द्वारा अनावश्यक दूरी दूर होती है, अपनत्व का वातावरण प्रकट होता है। विपक्ष में भी जो विशेषज्ञ होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, उनके विचार को सुनने का भी अवसर प्राप्त होता है। इससे देश का उत्कर्ष अवरुद्ध नहीं होता। नरसिंह राव जी का शासन केंद्र में था। नरसिंह राव कट्टर कांग्रेसी थे, सब जानते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अवसर पर उन्होंने भाजपा के सूझबूझ संपन्न नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। राव जी ने एक कदम उठाया कि आखिर विपक्ष में भी अगर कोई बोलने में समर्थ, दक्ष, भारत के स्वरूप को अन्यत्र स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ है तो उसकी मेधा शक्ति को न रौंद कर उसका सम्मान किया जाए। इससे भारत का उत्कर्ष होगा। आजकल सद्भावपूर्ण संवाद का मार्ग दूर है। अपने दल में भी, यहाँ तक कि अपने परिवार में और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने से सद्भावपूर्ण संवाद की गाथा ही विलुप्त है। इससे देश का, व्यक्ति का, परिवार का पतन हो रहा है। मैंने जो यह महत्वपूर्ण संदेश दिया, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि भारत में कुछ ऐसे भी नेता हुए हैं जिनका कहना था कि हम भारत में रहते हैं, परंपरा से भारतीय हैं, हिंदू हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व रूस में है, हमारा नेतृत्व चीन में है। कुछ ऐसे भी हुए हैं जो कहते हैं हमारा नेतृत्व बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अरब राष्ट्र में है।
तब प्रश्न उठता है कि स्वतंत्रता जो भारत को प्राप्त हुई, उस स्वतंत्रता के नाम पर हर व्यक्ति, हर दल, हर बोलने में मुखर व्यक्ति यदि स्वतंत्रता का उपयोग स्वतंत्रता के मूलभूत उद्देश्य को उच्छिन्न करने में करता है, यह स्वतंत्रता अवश्य ही घातक है। बहुधा विधि मर्यादा भाव का अतिक्रमण करके जो स्वतंत्रता होती है वो उदारता के नाम पर एक प्रकार से अपकर्ष में हेतु बन जाती है। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्र भारत में हर नागरिक, हर तंत्र को, पक्ष को, विपक्ष को है, परंतु वह राष्ट्र हित के अविरुद्ध ही है, न कि विरुद्ध। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैंने जो यह संदेश दिया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति अवश्य ही कुचलने पर भी सर्वोत्कृष्ट है, तथापि भारत में अभी, भारत के विविध प्रांतों में भी अभी वह क्षमता नहीं है जो अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत के उत्कर्ष में कर सके। हमारी इन शक्तियों का उपयोग पूरे विश्व के जंगम ही नहीं, स्थावर प्राणी, जंगमों में भी केवल मनुष्य ही नहीं, इतर प्राणी के हित में हो, यह हमारी भावना है। लेकिन हम अपने अस्तित्व और आदर्श को तिरोहित, विकृत करने में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न करें, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है। हमने यह संकेत और संदेश दूरदर्शिता का आलम्बन लेकर दिया है। एक और विचित्र तथ्य है, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में कहा गया है, इंद्रियों से ही जो घुले मिले रचे पचे तादात्म्यपन्न होते हैं, उनकी दृष्टि वर्तमान तक सीमित रहती है, जबकि मन जीवात्मा का दिव्य और ज्ञान चक्षु है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों में होती है। वर्तमान का सदुपयोग भी व्यक्तिगत, पारिवारिक, प्रांतीय और राष्ट्रीय हित में तब तक संभव है जब तक भूत भविष्य पर दृष्टि रखकर वर्तमान के सदुपयोग का स्वरूप निर्धारित किया जाए। इस समय यही देखा जाता है कि यन के न प्रकारन छलबल डंके की चोट से बढ़ चढ़ कर आश्वासन देकर और गद्दी पर आने पर कुछ आश्वासन को पूर्ण करके भी शासन तो हथिया लिया जाता है, लेकिन श्रमजीवी हों या बुद्धिजीवी, वे सब के सब प्रमादी उन्मत्त हो जाते हैं। तो जैसे बालक होता है, बालिका होती है, माता पिता लाड़ प्यार करते हैं, गोद में रखते हैं, लेकिन उसे चलाना भी सिखाते हैं। चलते समय कहीं गिरकर हाथ पांव टूट न जाए, इसके लिए सावधानी भी रखते हैं। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए सहयोग चाहिए, निष्क्रिय मद्य मादक पदार्थों के उपभोक्ता बनाने के लिए नहीं। तो ये जो राजनीतिक दल भारत में दूरदर्शिता का परिचय न दे करके तात्कालिक लाभ की भावना से सत्ता हथियाने की दृष्टि से विविध प्रकार के प्रकल्पों को उद्भाषित कर रहे हैं, यह देश के हित में नहीं है। और एक संकेत हम करना चाहते हैं, अभी जो टिकट वितरण का प्रयोग चल रहा है,
छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में हो भी चुका है। IPS, IAS, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के मूर्धन्य पद पर प्रतिष्ठित, यहाँ तक कि चिकित्सा विभाग के मूर्धन्य व्यक्ति भी राजनीति में कूदे हैं। चुनाव के अवसर पर कुछ जीते कुछ हारे, आगे भी कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, लेकिन राजनीति ने, राजनीतिक तंत्र प्रकल्प ने जो सबके आकर्षण का केंद्र शासन तंत्र को बना रखा है, सत्ता को, उसके पीछे सत्ता में अपेक्षित शोधन की भावना तो नहीं है, धन मान का द्रुत एक प्रकार से स्रोत राजनीति को बना दिया गया। उन्मादपूर्ण राजनीति से देश का हित नहीं हो सकता। इसमें एक दृष्टांत है, प्रायः जो संत वेश में हैं, ख्याति प्राप्त, वे किसी न किसी राजनीतिक दल के पक्षधर रहे हैं। इस बार मुखर होकर किसी कारण वो नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर से आज भी पक्षधर दिखते हैं। राजनीतिक खेमे में संत भी बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक संगठन भी कोई ऐसा नहीं दृष्टिगोचर होता जो स्वस्थ दिशा दे सके देश को, राजनीतिक दलों को। वो भी मुख्य घटक होकर किसी न किसी राजनीतिक दल का पृष्ठपोषक या यहाँ तक कि अग्रदूत बन चुका है। ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल को सांस्कृतिक सामाजिक तंत्र से कोई चुनौती नहीं प्राप्त है। कुछ सीखने का अवकाश भी उनको इसलिए नहीं है कि सबको राजनीतिक घटकों ने निगल लिया। जो तटस्थता का परिचय देकर देश हित की भावना से कुछ कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, हर राजनीतिक दल ने उनकी उपेक्षा कर दी है। उनके पास साधन भी, प्रचार तंत्र भी बहुत कम है। समाचार पत्र में भी उनके वक्तव्य को या तो विकृत कर अथवा किसी ऐसे पृष्ठ के किसी ऐसे कॉलम में डाला जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका कोई प्रचार नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मीडिया तंत्र ने भी, व्यापार तंत्र ने भी जो राजनीति को आकर्षण का केंद्र बना रखा है, जबकि राजनीति में जो विकृतियां हैं वो देश के हित में हैं या भारत के हित में नहीं है, विश्व के हित में नहीं है। यह जानने और मानने की आवश्यकता है कि भारत विश्व का हृदय है। हृदय की रक्षा जीवन की रक्षा है। भगवान रामकृष्ण भी भारत में ही अवतीर्ण होते हैं। इसका अर्थ है कि विश्व का हृदय है भारत। इसके दिशाहीन होने पर पूरे विश्व की दिशाहीनता सुनिश्चित है। अतः भारत के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए मंथन की आवश्यकता है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा पद्धति सनातन सिद्धांत के सर्वथा विरूप है, नीति अध्यात्म से सुदूर है। रक्षा की प्रणाली भी हमारी अत्यंत शिथिल है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प अत्यंत शिथिल हैं। सेवा उद्योग के प्रकल्प शिथिल हैं। संविधान की आधारशिला बिल्कुल हमारी संस्कृति के विरूप है। और हिंदू एक नंबर का स्वतंत्र भारत में नागरिक भी नहीं है। जिनके लिए देश का विभाजन किया गया वे भी भारत में रहते हैं, लेकिन मानवाधिकार की सीमा में हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा देश के हित में है, विश्व के हित में है। ऐसी भावना से सुदूरता का परिचय दे रहे हैं। उसका कारण राजनीतिक दलों का उन्हें अनावश्यक प्रश्रय प्राप्त है। सबको अभयदान देते हुए मानवाधिकार की सीमा में स्वतंत्र भारत में हिंदुओं को भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस बात को ख्यापित करने की आवश्यकता है। नारायण।